स्कूल में उसे हर दिन प्रताड़ित किया जाता था, यहाँ तक कि जिस लड़की को वो पसंद करता था वो भी उन बदमाशों के साथ चली गई। लेकिन जीवन क्रूर था। उसकी मुलाकात एक ट्रक से हुई और अंत में उसका पुनर्जन्म लुकास रयान के रूप में एक ऐसी दुनिया में हुआ जहां जादू की पूजा की जाती है और मार्शल आर्टिस्ट युद्ध कला के माहिरों को तुच्छ समझा जाता है। लेकिन लुकास उस दुनिया की अकेडमी में एक प्रतिभाशाली बन गया जहां जादू सर्वोच्च है। आर्कानस की जादुई महाद्वीप कर एक वार्षिक कार्यक्रम शुरू होने वाला था। एक व्यक्ति ने भीड़ को घोषणा की कि आज वे दिव्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। 6 साल से कम उम्र के बच्चे अपनी सबसे कीमती चीजें देवताओं को अर्पित करेंगे। यदि स्वीकार कर लिया गया तो एक दिव्य दूत भेजा जाएगा। उसने समझाया कि ये आत्मा बच्चे के जादुई तत्व को महसूस करेगी, जिससे उन्हें एक जादूगर मेज बनने का मौका मिलेगा। एक लड़के ने अपनी माँ से पूछा कि क्या वो कैंडी का एक टुकड़ा चाहकर जादू सीख सकता है, लेकिन उसकी माँ का मानना था कि इसके लिए रईसों के पास मौजूद महंगे गहनों की जरूरत होगी। एक कुलीन महिला ने अपने कीमती पत्थर का प्रदर्शन करते हुए दावा किया कि भेंट जितनी मूल्यवान होगी, आशीर्वाद मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। एक आदमी ने टिप्पणी की कि उसने सुना है कि रयान परिवार ने इस आशीर्वाद के लिए अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर दी है। एक अन्य ने कहा, इतने प्रयासों के बाद भी अगर उन्हें आशीर्वाद नहीं मिला तो ये बहुत दुखद होगा। परिवार के मुखिया होल्ट रयान जानते थे कि उन्होंने सभी के भविष्य पर बड़ा दांव लगाया है। उन्हें यकीन था कि उनके बच्चे लाइका और लुइस रयान को शीर्ष स्तर का आशीर्वाद मिलेगा। कार्यक्रम के संचालक ने सूची में अगले नाम को बुलाया। उसने जोर से जूलिया रयान के नाम की घोषणा की। नन्ही लड़की आगे आई और उसने वेदी पर एक छोटा मुकुट रखा। जमीन पर एक आकृति उभरी और संचालक सोचने लगा कि ये क्या हो सकता है। उसने सवाल किया कि क्या ये गड़गड़ाहट के देवता कहाई का आशीर्वाद था। ये लेवल 7 था। ऐसा उच्च स्तर देखे हुए 12 साल बीत चुके थे। उसके पिता ने अपनी बेटी की अविश्वसनीय प्रतिभा का जश्न मनाया और दावा किया कि उनके परिवार को चुना गया है। लड़की को होश आया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ था। उसकी माँ ने टिप्पणी की कि भेंट इतनी मूल्यवान नहीं लग रही थी कि उस पर परिवार की पूरी संपत्ति खर्च हो। एक मेहमान ने दूसरे को याद दिलाया कि अभी एक बच्चा बचा है और वो पौराणिक खजाना भेंट करेगा। होल्ट लुकास के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उससे कहा कि अगला नंबर उसका है, और लड़का मान गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे स्वीकार करने के लिए एक तलवार थमाई। भीड़ में लोगों ने तलवार से निकलती ऊर्जा पर प्रतिक्रिया दी। लड़के के पीछे एक आकृति प्रकट हुई जिसकी पहचान अग्निदेव वल्कानस के रूप में हुई। उसकी छोटी बहन ने अपने बड़े भाई को शुभकामनाएं दी। संचालक को एहसास हुआ कि इतनी मूल्यवान चीज भेंट करके रयान परिवार का मुखिया उस लड़के पर सब कुछ दांव पर लगा रहा था। लुकास अपनी भेंट देने के लिए वेदी की ओर बढ़ा। बाहर आसमान का रंग बदल गया और लोग सोचने लगे कि क्या हो रहा था। लड़के के पिता ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था और वो सोचने लगे कि क्या ये लेवल 9 है। युवक वेदी के केंद्र में खड़ा था। जब लड़का देख रहा था, तलवार हवा में तैरने लगी। फिर उसने अपने हाथ में तीव्र ऊर्जा का संचार महसूस किया। प्रकाश उसकी बाह तक फैल गया और उसे पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। अब एक और आकृति ने तलवार पकड़ी हुई थी। बाहर किसी ने टिप्पणी की कि आसमान सामान्य हो गया है। होल्ट ने सवाल किया कि क्या आशीर्वाद खत्म हो गया है और दिव्य आत्मा कहाँ है। उसकी सबसे छोटी बेटी ने वेदी की ओर देखा। लुकास को वेदी से पीछे धकेल दिया गया। वो जमीन पर गिर गया जहाँ वो निश्चल पड़ा रहा। संचालक और उसके परिवार ने उसे पुकारा। उसके माता पिता दौड़कर आए और उससे जागने की विनती करने लगे। संचालक ने कहा कि देवता ने उसे अस्वीकार कर दिया है। उसने घोषित किया कि लुकास रयान को जादू के आदि जनक द्वारा त्याग दिया गया है। जैसे ही परिवार ने उसे सहारा दिया, अग्निदेव के साम्राज्य में छत से प्रकाश किसी और की ओर उतरा। असंतोष से भरी एक आवाज गूंजी। वो सत्ता इस बात से नाराज थी कि रयान वाइमार ने एक प्राचीन शक्ति भेंट की थी। उसने तलवार की धार को देखा और कसम खाई कि वो उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसके सेवकों ने केवल बच्चे की भेंट को अस्वीकार करने के उसके निर्णय की प्रशंसा की। एक आत्मा ने देखा कि लड़के के शरीर में एक पारलौकिक उपस्थिति प्रवेश कर गई है और पूछा कि क्या उसे भी निकाल दिया जाना चाहिए। अग्निदेव ने उत्तर दिया, दूसरी दुनिया के प्राणी पर समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो दूसरी भेंट की ओर मुड़ा और उसे एक उत्कृष्ट वस्तु कहा। एक आत्मा ने खुद को ऊर्जा में लिपटा हुआ पाया। इसके भीतर एक आंख खुली। मार्शल गॉड युद्ध के देवता के दिव्य स्रोत क्षेत्र में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसने अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक ही चाल में उसने एक बाधा को पार कर लिया। वो अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ा। एक ब्रह्मांडीय जीव ने उसे इस दुनिया पर शासन करने वाले शक्ति स्रोत के रूप में संबोधित किया। उस व्यक्ति ने बस इतना पूछा कि क्या वो जीव उच्च आयाम की ओर जाने वाले उसके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहा था। एक ब्रह्मांडीय जीव ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए एक विस्फोट के साथ हमला किया, लेकिन वो व्यक्ति आगे बढ़ा और अपनी ऊर्जा सीधे छोड़ दी। उस प्रभाव ने जीव को आसानी से परास्त कर दिया। जैसे ही वो जीव एक विशाल भवन में विलीन हुआ, वो मुड़ा। अब उसके सामने एक नया बना पोर्टल था। मार्शल गॉड ने कहा कि वो शक्ति स्रोत कुछ खास नहीं था। एक छोटा जीव उसकी ओर उड़ते हुए आया और उसे लॉर्ड मार्शल गॉड कहकर पुकारा। उसने उसे पकड़ लिया और पूछा कि उसकी परिचालक आत्मा उसे क्यों रोक रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि उसका पुराना साथी रेकू अब वहां मौजूद नहीं था। आत्मा ने एक छवि दिखाई और वो सोचने लगा कि आर्कानस महाद्वीप पर क्या हो रहा था। उसे याद आया कि 1000 साल पहले मार्शल आर्ट्स अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन अब अग्निदेव वल्कानस की पूजा की जाती थी। आत्मा ने वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी की। फिर भी उसने दावा किया कि मार्शल आर्ट्स का प्रसार करना एक भारी बोझ था। उसे उन्हें विकसित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी उसने उन्हें आगे बढ़ाने के कर्तव्य को स्वीकार किया। उसके जैसे एक छोटे जीव को प्रशिक्षण के लिए खुद को लगातार समर्पित करना पड़ता था। फिर उसकी उपस्थिति प्रकाश के एक बिंदु में विलीन हो गई। एक नई चेतना जागी जो अपनी स्थिति को लेकर भ्रमित थी। आंखें खोलते हुए उसने सवाल किया कि वो क्या था। उसने खुद को कई एक जैसी आकृतियों से घिरा हुआ देखा। लगा लगता लेटा रहा। उन जीवों ने अपना परिचय मार्शल गॉड के रूप में दिया और घोषणा की कि वे प्रदान करेंगे। उसे आशीर्वाद दिया।
वे युवक के बिस्तर के चारों ओर तैरते रहे, फिर वे सब उसकी ओर उड़े। लड़का उनके पास आने पर प्रतिक्रिया करने लगा। एक रोशनी निकली और उससे टकराई। उसे स्तर 9 के मार्शल गॉड का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और युद्ध कला के प्रशिक्षण की सीमा हटा दी गई। बिस्तर पर उठकर बैठते हुए युवक ने सवाल किया कि वो मार्शल गॉड और स्तर 9 की चीज़ें क्या थीं। उसे याद आया कि जो आत्माएं उसने देखी थीं वे अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थीं। उसने अपने हाथों की ओर देखा और सोचने लगा कि क्या हो रहा था। फिर उसे वो दुर्घटना याद आई और उसने सवाल किया कि वो यहाँ क्यों था। लुकास रायान की यादें उसके दिमाग में भर गईं। उसने सोचा कि क्या देवता उसके साथ खिलवाड़ कर रहे थे। उसे एहसास हुआ कि वो एक नई स्थिति में था और उसे डर था कि ये जीवन कठिन होगा। उसने अपनी माँ और इसूसा के बारे में सोचा, जो अब अपना जीवन आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे मिले आशीर्वाद के संबंध में मार्शल आर्ट्स का क्या अर्थ था। बिस्तर के पास फर्श पर एक लॉलीपॉप गिर गया। उसकी आवाज़ से उसने दरवाजे की ओर देखा। एक छोटी लड़की कमरे में दाखिल हुई और अपने बड़े भाई को पुकारा। वो दौड़ी और बिस्तर पर उससे लिपट गई। लड़की ने कहा कि उसने सुना था कि उसे होश आने में बहुत समय लगेगा और वो बहुत चिंतित थी। उसने उसे दिलासा दिया और उसे और न रोने के लिए कहा, उसे लुकास की बहन जूलिया के रूप में पहचानते हुए। उसे इसूसा की याद आई, जो कुछ भी हुआ उसे निश्चित रूप से हिल गई होगी। फिर उसने फैसला किया कि वो इस जीवन में अपने प्रिय लोगों की रक्षा करेगा। मार्शल गॉड की मदद के भरोसे एक भव्य हॉल के केंद्र में एक वेदी पर एक फरिश्ते जैसी मूर्ति प्रमुखता से खड़ी है। अचानक मूर्ति की आंखों से काला तरल पदार्थ बहने लगता है। पत्थर की आकृति वो काला पदार्थ रोती है और अपने दागदार हाथों को ऊपर उठाती है। एक महिला टिप्पणी करती है कि उस घृणित व्यक्ति की उपस्थिति गायब हो गई है। वो सोचती है कि क्या वो मर गया या बस इस दुनिया को छोड़ गया। अपने सीने पर एक प्रतीक को कसकर पकड़ते हुए वो अपने पास बहुत कम शक्ति बचे होने का विलाप करती है। फिर वो महिला एक काले पदार्थ के बीच से उठती है। वो घोषणा करती है कि उसके रास्ते से हट जाने के बाद ये दुनिया जल्द ही उनकी होगी। 9 साल बाद रायान परिवार की जागीर में शांति का राज है। लुकास ने देखा कि मौसम साफ हो गया है और उसे लगा कि जूलिया का प्रशिक्षण खत्म हो गया होगा। उसने उसे मिलने जाने का फैसला किया, लेकिन एक विशाल कांटेदार झाड़ी ने उसका रास्ता रोक लिया। अचानक कांटों ने उसे चारों ओर से लपेट लिया और उसे हवा में ऊपर उठा दिया। लुकास सोचने लगा कि फिर से ऐसा मजाक कौन करेगा। वो मुड़ा और अपराधी की पहचान जेरेमी के रूप में की। जेरेमी रायान ने उसे लुकास, देवताओं द्वारा त्यागे गए बच्चे के रूप में संबोधित किया। उसके पीछे एक नौकरानी ने आश्चर्य जताया कि लुकास को अभी तक बाहर क्यों नहीं निकाला गया है। जेरेमी ने लुकास को याद दिलाया कि ये पिछला आंगन परिवार के जादूगरों के लिए आरक्षित है। उसने सुझाव दिया कि शायद लुकास को कुछ परिणाम भुगतने पर सबक मिलेगा, लेकिन लुकास ने उसे चेतावनी दी कि उसकी बहन अपना जादू का प्रशिक्षण पूरा कर रही है और किसी भी पल वापस आ जाएगी। उसने जेरेमी को सलाह दी कि वो उसे जाने दे जब तक कि वो उसकी बिजली से झुलसना ना चाहे। जेरेमी ने अपनी बहन के पीछे छिपने के लिए उसे कायर कहा और हकलाते हुए बोला कि वो थोड़ी सी बिजली से नहीं डरता। ठीक उसी पल बिजली का एक कड़कता हुआ गोला उसके सीने के बीचों बीच लगा। नौकरानी अपने मालिक के लिए चिल्लाई, जो अब जमीन पर पड़ा धुआं छोड़ रहा था। लुकास जूलिया को गेट की ओर आते देखने के लिए मुड़ा। नन्ही जूलिया ने जेरेमी को चेतावनी दी कि अगर उसने उसके भाई को फिर से परेशान किया तो वो उसे नहीं बख्शेगी। उसने गुस्से में अपने गाल फुला लिए। फिर वो अपने भाई की ओर मुड़ी और कहा कि वो अभी उन कांटों को उससे हटा देगी। नीचे उतरने के बाद उसने अपनी बहन का सिर थपथपाया और वो उसे देखकर मुस्कुराई। लुकास ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा और जेरेमी से पूछा कि क्या उसने सबक सीख लिया है। जेरेमी बस उसे देखता रहा, जवाब देने में असमर्थ। बिना दोबारा सोचे वो मुड़ा और नौकरानी के साथ भाग गया। लुकास ने टिप्पणी की कि जेरेमी कितनी तेजी से भाग रहा है और गौर किया कि जूलिया ने उस आखिरी झटके के साथ उस पर रहम किया था। जूलिया ने पूछा कि उसने पलटकर वार क्यों नहीं किया जबकि वो उसे हरा सकता था। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी असली ताकत उनके बीच एक रहस्य है। उसने फिर से उसका सिर थपथपाया और कहा कि वो उसकी रक्षा के लिए वहां है, और वो तुरंत मान गई। जब वे हवेली की ओर चल रहे थे तो उसने उन 9 वर्षों के बारे में सोचा जो लुकास के शरीर में पुनर्जन्म लेने के बाद बीत चुके थे। उसे वो दिन याद आया जब उसकी आंख खुली थी। लुकास के पिता होल उससे मिलने आए, जिससे उसे लगा कि उम्मीदों पर खरा न उतरने के कारण उसे निकाल दिया जाएगा। इसके बजाय होल ने उसे गले लगा लिया और कहा कि वो बस खुश है कि लुकास सुरक्षित रूप से जाग गया है। भले ही वो शूरवीरों के एक दल का नेतृत्व करते हैं और शायद ही कभी घर पर होते हैं, होल एक अच्छे पिता हैं जो वास्तव में अपने बच्चों की परवाह करते हैं। जब होल को पता चला कि लुकास ने मार्शल आर्ट्स में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है तो उन्होंने तुरंत उपयोगी जानकारी के साथ एक पत्र भेजा। पत्र ने उसे सूचित किया कि परिवार के अभिलेखागारों में प्राचीन मार्शल आर्ट्स की किताबें थीं जो मदद कर सकती थीं। लुकास एक अंधेरे गलियारे से नीचे उतरता है, मोमबत्ती से रास्ता रोशन करता है। उस पत्र की बदौलत वो एक निश्चित साहसी योजना को अंजाम देने में सक्षम हुआ। वर्तमान में वापस लौटने हुए एक नौकरानी हवेली के बाहर युवा मास्टर लुकास को पुकारती है। एक नौकरानी सोचती है कि वो कहाँ गया, लेकिन दूसरी कहती है कि चिंता मत करो, वैसे भी उसे जल्द ही निकाला जाएगा। अचानक दोनों नौकरानियां कुछ देखकर चौंक जाती हैं। एक पूछती है कि क्या दूसरे ने जमीन हिलती हुई महसूस की है। उसकी साथ ही सुझाव देती है कि शायद कोई पृथ्वी के जादू का अभ्यास कर रहा होगा। इसी बीच एक भूमिगत गुफा की गहराई में एक मुक्का पत्थर की दीवार को चीर देता है। लुकास मलबे से पीछे हटता है, अपने चेहरे से पसीना पोंछता है। वो अपने द्वारा खोदे गए रास्ते को देखता है। अभिलेखागार तक पहुंचने के लिए ये काफी होना चाहिए।
उसने इस गुप्त प्रशिक्षण स्थल को बनाने के लिए खुदाई में 6 महीने बिताए, जिसे अध्ययन क्षेत्र, प्रशिक्षण क्षेत्र और भंडारण में विभाजित किया गया था। उसे बाथरूम के लिए एक सस्ते टब का जुगाड़ करना पड़ा, क्योंकि उसने अपना सारा पैसा दूसरे हिस्सों को सुसज्जित कर दिया था। इसे पूरा करने के बाद से वो हर दिन यहाँ गुप्त रूप से प्रशिक्षण ले रहा है। वर्तमान में वो एक औषधीय स्नान में आराम कर रहा है, ये दावा करते हुए कि ये मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण का सबसे कुशल तरीका है। उसे अभिलेखागार में मिली क्योटिक टेम्परिंग तकनीक के साथ प्रशिक्षण शुरू किए 3 साल हो गए हैं। वो टब से उठता है, जिससे पता चलता है कि अब स्तर 5 या उससे कम के जादुई हमले उसे खरोच तक नहीं पहुंचा सकते। अंततः अपनी रक्षा प्रणाली के आकार लेने के साथ वो अपना ध्यान आक्रमण पर केंद्रित करता है। हाथ में तलवार लेकर एक ट्रेनिंग डमी के पास पहुंचता है और तेज प्रहारों की एक श्रृंखला चलाता है। चौड़ी तलवार के साथ वह एक लंबे भाले के साथ भी प्रशिक्षण लेता है। अंत में वह प्रशिक्षण डमी से पीछे हटता है, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। अपनी भाला तकनीक में चौथे स्तर पर पहुंचने के बाद वह आज अपनी मुक्का तकनीकों का थोड़ा और अभ्यास करने का निर्णय लेता है। पिछले 9 वर्षों में उसके कौशल में लगातार सुधार हुआ है, लेकिन एक चीज़ उसे अभी भी परेशान करती है। किताबों के अनुसार मार्शल आर्टिस्ट एक ऐसी सीमा तक पहुंच जाते हैं जिसे केवल आत्मज्ञान यानी एनलाइटनमेंट प्राप्त करके ही तोड़ा जा सकता है। लेकिन ये आत्मज्ञान प्राप्त करना इतना कठिन है कि अधिकांश लोग हार मान लेते हैं। इसीलिए बहुत कम लोग मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण लेते हैं। वह एक बड़े प्रशिक्षण बैरल की ओर मुड़ता है और घोषणा करता है कि वह अलग है। वह सीधे बैरल पर एक शक्तिशाली मुक्का मारता है, जिसे वह प्रहार के साथ पूरी तरह से फट जाता है। वह अपनी मुक्का तकनीक में 5वें स्तर पर पहुंच गया है। उसके स्तर बिना किसी स्पष्ट सीमा के बस बढ़ते ही जा रहे हैं। उसे एहसास होता है कि ये वही होना चाहिए जिसे वे दैवीय आशीर्वाद कहते हैं। अपने कमरे में वापस आकर उसे याद आता है कि होल आज रात पारिवारिक रात्रि भोज के लिए घर लौट रहा है। वह हॉल से होते हुए डाइनिंग रूम के बड़े दरवाजों की ओर बढ़ता है। उन्हें खोलने पर वह अपने पूरे परिवार को पहले से ही मेज पर बैठा पाता है। होल्ट उसका अभिवादन करता है, ये उल्लेख करते हुए कि उन्हें एक दूसरे को देखे हुए 6 महीने हो गए हैं, और उसे बैठने के लिए आमंत्रित करता है। होल ने लुकास को सूचित किया कि एलन मैजिक अकेडमी एक विशेष मार्शल आर्ट विभाग खोल रही है और उसने उसका नामांकन पहले ही कर दिया है। वह स्वीकार करता है कि मार्शल आर्ट्स कठिन है, लेकिन जानता है कि लुकास सफल हो सकता है। वह चेतावनी देता है कि प्रवेश परीक्षा अगले सप्ताह है। लुकास बस अपने पिता को धन्यवाद देता है। लुकास विचार करता है कि उसे और मजबूत होने की ज़रूरत है, लेकिन वह बहुत अधिक विशिष्ट नहीं दिख सकता, वरना वह मुसीबत खड़ी कर देगा। फिर जूलिया अपना हाथ उठाती है और अपने पिता से कहती है कि वो लुकास के साथ एलन मैजिक अकेडमी जाना चाहती है। होल समझाता है कि यह एक अच्छा लक्ष्य है, लेकिन वह अभी केवल 11 वर्ष की है। जूलिया पलटकर जवाब देती है कि एलीट क्लास में उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। वह खुलासा करती है कि उसे वास्तव में एलीट क्लास के लिए पहले ही प्रस्ताव मिल चुका है। होल बस उसे घूरता रहता है, इस जानकारी पर विचार करता है। वह अपनी पत्नी से टिप्पणी करता है कि एक प्रतिभाशाली जीनियस के रूप में जूलिया की ख्याति निश्चित रूप से अकेडमी तक पहुंच गई होगी और परिवार में एक महान जादूगर मेज का जन्म हो सकता है। जबकि जूलिया दबी हुई हंसी हंसती है, लुकास टिप्पणी करता है कि यह अद्भुत है, जिसे जेरेमी स्पष्ट रूप से चिढ़ जाता है। एक रिश्तेदार कहता है कि वे दोनों के पास होने की प्रार्थना करेंगे, लेकिन जेरेमी पूछता है कि लुकास को विशेष उपचार क्यों मिल रहा है। अचानक जेरेमी एक आवाज़ सुनकर चौंक जाता है, जो उसे शांत होने के लिए कह रही थी। एक हाथ उसके चेहरे को छूता है और आवाज़ दोहराती है कि चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेरेमी की माँ जेसिका रायन उसे आश्वस्त करते हुए कहती हैं, वैसे भी ये गारंटी नहीं है कि लुकास परीक्षा पास कर ही लेगा। 1 सप्ताह बाद मैजिक अकेडमी के लिए रवाना होने का दिन आ गया। परिवार ने एस्टेट के फाटकों पर विदाई दी। जूलिया की माँ ने उन्हें अपना ख्याल रखने को कहा। उसने जल्द ही उनके पसंदीदा पुडिंग के साथ मिलने आने का वादा किया। फिर उसने उन्हें याद दिलाया कि वे उस भाग्यशाली सिक्के को ना भूलें जो उनके पिता ने उन्हें दिया था। वह सिक्का 10,000 साल पुराने बुऑन राजवंश का था। उनके पिता ने एक जादुई जानवर को वश में करने के बाद इसे जीता था। होल ने उन्हें सिक्का दिखाया। उसने समझाया कि उस पर उकेरा गया चेहरा पहले सम्राट मार्स का था। लुकास ने उसे तुरंत पहचान लिया। उसने उन्हें इसे हमेशा एक लकी चार्म के रूप में अपने पास रखने के लिए कहा। लुकास ने सिक्के को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने दोनों जन्मों में एक अच्छा परिवार पाकर खुद को भाग्यशाली महसूस किया। आखिरी बार हाथ हिलाते हुए जूलिया ने अलविदा कहा और वे अंततः निकल पड़े। कुछ घंटों बाद कोचवान ने सूर्यास्त की घोषणा की। उसने कहा कि उन्हें आगे खुले मैदान में डेरा डालना चाहिए। कैंप फायर के चारों ओर फॉरॉन नाम के एक व्यक्ति ने उनके कार्यक्रम के बारे में बताया। वे अगले दिन रात होने तक एलन एकेडमी पहुंच जाएंगे। जूलिया ने मिस्टर फोर्डन से पूछा कि क्या डाकू सिटी में कुछ दिलचस्प है। उन्होंने सिर हिलाया और वार्षिक मैजिक डॉजबॉल टूर्नामेंट का उल्लेख किया। मिस्टर बाकफोर्डन ने आगे कहा कि यह शहर गैस्ट्रोनॉमिक हब होने के लिए भी प्रसिद्ध था। लुकास ने ध्यान दिया कि उसकी बहन जूलिया के मुंह से अभी से लार टपक रही थी। अचानक उसने जंगल के अंधेरे से हलचल महसूस की। उसने केवल 2 किलोमीटर दूर से 12 घोड़ों और 13 लोगों को तेजी से आते हुए महसूस किया। उसने फोरॉन से पूछा कि क्या इस इलाके में डाकू हैं। उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि इसकी संभावना कम थी। उसकी क्योटिक टेम्परिंग तकनीक ने उसे पैनी इंद्रियां दी थी। उसे यकीन था कि वह कल्पना नहीं कर रहा था। समूह में केवल 5 लोगों और एक बच्चे के होने के कारण वह जानता था कि उन्हें सावधान रहने की जरूरत थी। वह खड़ा हुआ और उन्हें चेतावनी दी। एक रहस्यमयी समूह तेजी से आ रहा था और उन्हें फॉर्मेशन यानी व्यूह रचना में आने की जरूरत थी। फोरॉन कुछ भी सुन नहीं पा रहा था और सोच रहा था कि युवा मास्टर लुकास किस बारे
बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उसने जल्दी ही अपना मन बदल लिया। उसने गार्डों को तुरंत अपने हथियार तैयार करने का आदेश दिया। उसे नहीं पता था कि लुकास को ये जानकारी कहाँ से मिली, लेकिन उसने फैसला किया कि पछताने से बेहतर सुरक्षित रहना है। तभी घोड़ों पर सवार डाकुओं का एक समूह जंगल के रास्ते से तेजी से आया। गार्डों ने सवारों को देख लिया, जिससे उनकी मौजूदगी की पुष्टि हो गई। डाकुओं के सरगना ने उन्हें देख लिया। उसने जश्न मनाया कि बॉस की बात सही थी कि यहाँ जगह रईसों से भरी हुई है। उनमें से एक ने टिप्पणी की कि छोटी लड़की और उसके पास वाला लड़का अच्छी फिरौती दिलाएंगे। फॉर्डन ने उनका सामना किया। उसने पूछा कि क्या उन्हें कोई अंदाजा है कि उन लोगों का क्या होता है जो रईसों से पन्ना लेते हैं। डाकुओं के सरगना ने बस अपने आदमियों को आदेश दिया कि उन 2 बच्चों को छोड़कर बाकी सभी पर हमला कर दें। डाकू आगे बढ़े। गार्डों में से एक मिस्टर फॉर्डन को कवर देने के लिए दौड़ा। एक डाकू घोड़े पर सवार होकर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाते हुए तेजी से आया, लेकिन एक गार्ड ने उसे रोक लिया और भाले से उसे मार गिराया। डाकुओं के सरगना ने अपने साथी को गिरते हुए देखा। फोर्डम तलवार के साथ तेजी से आगे बढ़ते हुए युद्ध में कूद पड़ा। उसने कुमारी जूलिया से कहा कि वे स्थिति को उस पर छोड़ दें। एक ही प्रहार के साथ वह आगे बढ़ा और कई डाकुओं को मार गिराया। वह मुड़ा और चिल्लाकर युवा मास्टर लुकास को जूलिया को पकड़ने और भागने के लिए कहा। हमले की आवाज सुनकर लुकास तेजी से मुड़ा। डाकुओं में से एक ने बाकी गार्डों पर आग का जादू यानी फायर स्पेल चलाया। सरगना को एहसास हुआ कि उनके पास एक जादूगर है, जिसे फोर्ड हैरान रह गया। उसने चिल्लाकर उन दोनों को जंगल में भागने के लिए कहा, जब तक कि वह एक और दुश्मन को मार गिराता, लेकिन एक डाकू ने पीछे से उस पर हमला कर दिया और उसे चोट पहुंचाई। लुकास इसे देखने के लिए समय पर मुड़ा और फोर्ड का नाम पुकारा। वह आदमी खड़ा हुआ, घायल और दुश्मनों से घिरा हुआ। डाकुओं के सरगना ने अपने साथी को हराने के लिए उसे जला देने का वादा किया। फोर्ड तैयार हुआ